तो कल के क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 एंड क्लॉज 6। इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 15 खत्म हो गया था। तो आज हम बढ़ने वाले हैं आर्टिकल 16 की तरफ। तो देखिए, आर्टिकल 16 की तरफ बढ़ने से पहले इसका संबंध किससे है वहाँ पे जाते हैं। तो देखिए, मैंने हमेशा और हर अपने प्रीवियस क्लास में जब से मैंने आर्टिकल 14 पढ़ाना स्टार्ट किया, एक बात का जिक्र बार बार किया है कि आर्टिकल 14 क्या है, पिता है। तो 15, 16, 17 और 18 इसके क्या है, बच्चे। अर्थात ये पूरा शरीर है, आर्टिकल 14 पूरा शरीर है और 15, 16, 17, 18 इसके अंग हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे आर्टिकल 14 को समझते हैं। तो आर्टिकल 14 में मैंने बोला ही था कि आर्टिकल 14 में दो बातें हो रही है। एक विधि के समान समानता की बात हो रही है, विधि के समक्ष, और दूसरा क्या बोल रहा है, संरक्षण की बात कर रहा है। मतलब कि 14 एक तरफ समानता बोल रहा है और दूसरी तरफ संरक्षण बोल रहा है। संरक्षण मतलब क्या होगा कि भेदभाव होगा यहाँ पे और यहाँ पे भेदभाव नहीं होगा। और जब भेदभाव नहीं होगा तो ये क्या हो गया, सरकार का, राज्य का नकारात्मक रूप। और यहाँ पे भेदभाव करेगा तो ये है सकारात्मक रूप। तो बात को ये समझ, नकारात्मक और सकारात्मक के बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में ही अच्छे से बता दिया है, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं तो वो जाकर पुराने वाले क्लास को देख लेंगे। तो नकारात्मक और सकारात्मक रूप है सरकार का, ठीक है। तो यहाँ जब भेदभाव नहीं होने की बात हो रही है तो आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 और आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 भी यही बोलता है कि भेदभाव नहीं होगा। परंतु एक बात समझना है कि मैंने ये बात भी बार बार बोला है कि जो हमारा संविधान है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, तो हमारा संविधान क्या है, निरपेक्ष है या सापेक्ष है? तो सापेक्ष है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे ही एक पल बोलता है कि भेदभाव नहीं करेंगे, सबको समानता देंगे, जस्ट अगले ही कदम क्या करता है, वो भेदभाव करता है। लेकिन वो भेदभाव क्या होता है ना, वो भेदभाव समाज के शोषण के लिए नहीं होता, वो भेदभाव पिछड़ों के उत्थान के लिए होता है, वो भेदभाव कमजोरों के उत्थान के लिए होता है, वो भेदभाव सबको मुख्य धारा में लेकर आने के लिए होता है। क्योंकि हमारा जो समाज है वो कैसा है, विषमता मूलक समाज है। यहाँ पे सबकी परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं है। तो जब परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं है, जब स्तर ऊंचा नीचा है, जब यहाँ पे कोई है, किसी का स्तर यहाँ और किसी का स्तर यहाँ है, तो समान कैसे हो सकता है कानून? तो थोड़ा सा संरक्षण उनको देना पड़ेगा, ठीक है। और नकारात्मक सकारात्मक भी आपको पता ही है कि अगर सबके साथ समान व्यवहार, मतलब कि अगर पुलिस किसी को देखती है चोरी करते हुए तो ये नहीं देखेगी कि वो किस जाति के हैं, क्या है, नहीं है, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, किस पोस्ट को नहीं देखेगी। उसको क्या करेगी, तुरंत अरेस्ट करेगी, उसको वहाँ पे पिटाई भी कर सकती है, दंड दे सकती है। तो ये हो गया नकारात्मक काम, क्योंकि वहाँ भेदभाव नहीं कर रही है, वहाँ पे वो स्ट्रिक्ट है। लेकिन दूसरे ही पल वही चोर का एक्सीडेंट होता है तो वो क्या कर रहा है, लेके जा रहा है तुरंत हॉस्पिटल, तो वहां पे उसको क्या दे रहा है, संरक्षण दे रहा है। तो ये उसका सकारात्मक काम हो गया, ठीक है। सो हल्का सा शॉर्ट में मैंने समझा दिया है, जिसको भी डाउट होगा जाके प्रीवियस क्लास देख लीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जब यहाँ पे आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 और आर्टिकल 15 के क्लॉज 2 में भी यही बात बोली है कि भेदभाव नहीं होगा, तो इसका संबंध किससे हो गया, विधि के समक्ष समानता से हो गया। और आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 में बोला गया है कि कमजोर वर्गों को सरकार संरक्षण देगी, तो यहाँ पर भेदभाव की बात आ गई। तो इसका संबंध किससे हो गया, विधि के समक्ष संरक्षण से। उसी तरह 15 का क्लॉज 4, क्लॉज 5 और क्लॉज 6 भी, इसमें भी भेदभाव हो रहा है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, शैक्षणिक और सामाजिक तौर पे किसके आरक्षण की बात की जा रही है। तो यहाँ भी कहाँ चला जाएगा, विधि के समक्ष संरक्षण में। मतलब इसको हम आर्टिकल 14 के दो पार्ट में जो बोला है, दो आर्टिकल 14 जो दो पार्ट में बटा हुआ है, पहले बोलता है कि समान व्यवहार और दूसरा बोलता है कि संरक्षण देंगे। ये हमारा संविधान ऐसा ही है, ठीक है। इसीलिए जहां समानता की बात हो रही है उसको हम इसके अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। जहां भेदभाव नहीं हो रहा और जहां भेदभाव हो रहा है उसको हम संरक्षण के अंदर डाल रहे हैं। तो उसी तरह आर्टिकल 16 में भी यही है। आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 और आर्टिकल 16 का क्लॉज 2 भी बोल रहा है कि भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव कटा हुआ है, भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आर्टिकल 16 का क्लॉज 3 तुरंत बोल देता है कि भेदभाव होगा, भेदभाव हम करेंगे। तो अब इसको हमें समझना है
कि आर्टिकल 16 का पहले क्लॉज 1 क्लॉज 2 समझेंगे, फिर क्लॉज 3 समझेंगे। तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा अभी तक कि 16 के क्लॉज 1 और 16 के क्लॉज 2 जो है वो समान व्यवहार को दिखा रहा है, वो समानता की बात कर रहा है, यहाँ भेदभाव नहीं होगा। और 16 का क्लॉज 3 क्या कर रहा है, तुरंत भेदभाव की बात कर रहा है। तो अब विस्तार से समझने के लिए चलते हैं आर्टिकल 16 के क्लॉज 1 पे। तो अभी मैं आपको लेके चलती हूँ आर्टिकल 16 के क्लॉज 1 की तरफ। तो पहले मैं ये बता देती हूँ कि आर्टिकल 16 के क्लॉज 1 में बोला क्या गया है। तो आर्टिकल 16 के क्लॉज 1 में ये बोला गया है कि राज्य के द्वारा नियुक्ति और रोजगार में, राज्य के द्वारा नियुक्ति और रोजगार में सभी नागरिकों को अवसर की समानता दी जाएगी। अब इस बात को ध्यान से ये समझना है कि देखो, पहले राज्य का मतलब तो मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, बार बार मैं बता चुकी हूँ। राज्य का मतलब होता क्या है, भारतीय संसद, भारतीय सरकार, राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका, न्यायपालिका कभी नहीं होती। सरकारी संस्था ये सब किस में आ जाएंगे, सब राज्य में, विद्यालय, विश्वविद्यालय, ये सब राज्य में आ जाएंगे। तो देखिए, तो राज्य के द्वारा नियुक्ति और रोजगार, तो अब बात है राज्य तो समझ में आ गया। जिन लोगों को राज्य में अगर दिक्कत होगा तो आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 में मैंने राज्य के बारे में विस्तार से बताया है और ये भी बोला कि जो राज्य की परिभाषा में दे रही हूँ वो आर्टिकल 12 को कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा ही बोली गई है। ठीक है, तो वहां से जाके देख लेंगे। तो अब देखिए, नियुक्ति और रोजगार। तो नियुक्ति, तो जब भी हम किसी जॉब के लिए नियुक्त होते हैं, मतलब कि जैसे ही हम नौकरी ज्वाइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, नियुक्ति। तो जब हम नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं तो उसको नियुक्ति बोलेंगे। और रोजगार का मतलब क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट। मतलब हुआ ये कि जब आप नौकरी ज्वाइन करते तो आपको जो सुविधा दी जाती है वो क्या हो जाता है, रोजगार। उसको रोजगार बोला जाता है। जैसे कि हमको मिलेगा सैलरी की सुविधा, हमको मिलेगा फंड, मिलेगा सर्विस फंड, हमको कुछ उपहार मिलेंगे, हमको हो सके अलाउंस मिले, और जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस वगैरह, तो भत्ता जो भी हमको मिलेगा वो सब क्या हो जाएगा, वो सब हमारी सुविधा है ना, वो सब हमें मिल रहा है, वो सब हमें प्रोवाइड कराई जा रही है। तो वही है कि जो प्रिफरेंस हमको मिल रहा है, रोजगार, जैसे ही हमें नौकरी मैंने ज्वाइन की उसके बाद जो सुविधा मुझे मिल रही है उसको हम क्या बोलेंगे, रोजगार बोलेंगे। ठीक है, तो अब बात है नागरिक की। तो नागरिक, क्योंकि यहाँ बोला राज्य के द्वारा नियुक्ति और रोजगार में सभी नागरिकों को अवसर की समानता दी जाएगी। तो नियुक्ति और रोजगार में अवसर की समानता बोली जा रही है। तो देखिए, नियुक्ति समझा दिया, रोजगार समझा दिया, और लेकिन दी किसको जा रही है, नागरिकों को दी जा रही है। तो नागरिक हुए कौन, तो नागरिक का मतलब ये नहीं कि कोई भी बाहर से आएगा, विदेश से आएगा और हमारे यहाँ सरकारी नौकरी उसको दी जाएगी, उसमें अवसर, भागीदारी या फिर बैठने की, एग्जाम देने की परमिशन मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ नागरिक का मतलब है जिसको भारत की नागरिकता प्राप्त हो, जिसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो, सिर्फ उसी के बारे में ये बात हो रही है और किसी के बारे में बात नहीं हो रही है। लेकिन अपवाद में नेपाल और भूटान भी है, क्योंकि देखिए उनके साथ हमारे संबंध जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, खास संबंध है। नेपाल के साथ तो हमारा संबंध बहुत पुराना है, रामायण के ही युग से कहा जाता है, माँ सीता वहीं की है, तो वही रोटी और बेटी का संबंध हो गया नेपाल के साथ। तो ये खास है, तो ये व्यवहारिक तौर पे है, ये नहीं कि संविधान में लिखा हुआ है कि आप इनके साथ ऐसा कीजिए या फिर इनको अपने यहाँ सरकारी नौकरी की सुविधा दीजिए। लेकिन नेपाल के जो लोग भी हैं उनको भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं है, फिर भी उनको भारत में सरकारी सेवा की क्या मिलती है, सुविधा मिलती है। वो सरकारी सेवा मतलब कि सरकारी नौकरी में क्या कर सकते, उनका अधिकार है भाग लेने का। ठीक है, उनको मिलता है। देखा भी होगा आपने बहुत सारे नेपालियों को भी। तो देखिए, अब बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करने जा रहे हैं अवसर की समानता। तो देखिए, राज्य समझा दिया, नियुक्ति समझा दिया, रोजगार समझा दिया। अब तो राज्य के द्वारा नियुक्ति, जॉब लग रहा है, नियुक्ति हो रही है। रोजगार, रोजगार का मतलब नियुक्ति के बाद की सुविधा। ठीक है, तो सभी नागरिकों को, मतलब ये सभी नागरिकों को अवसर की समानता, एक समान अवसर मिलेगा। एक समान अवसर मिलेगा मतलब क्या हो गया, नियुक्ति और रोजगार में एक समान अवसर मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो, रेलवे, एसएससी, किसी भी का भी एग्जाम हो, ठीक है,
तो उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो किस आधार पे भेदभाव की संविधान बात करता है? तो धर्म, जाति, लिंग, प्रजाति और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब कि सबको बराबर का अवसर मिलेगा, ठीक है। ये नहीं कि वहां पे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, प्रजाति के नाम पर क्या किया जाए, उसको रोका जाए। नहीं, सारे लोग फॉर्म भरेंगे, सारे लोग एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है, सबको अवसर की समानता मिल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोगों को नौकरी दे दी जाएगी। नहीं, वो क्या है, इसकी बात संविधान नहीं करता, ये अवसर की बात करता है। ये नहीं कि वो तो आपके खुद की क्षमता और कुशलता से आप जॉब प्राप्त करोगे ना। तो ये चीज याद रखिएगा। सिर्फ वहां पे भागीदारी की समानता है, बैठने की समानता है, तो ये चीज समझ में आ गया कि अवसर की समानता, आपको अवसर समान देगा, ऐसा नहीं कि आपको रोक देगा। जो वैकेंसीज निकाली जाएगी उसमें सबको समान अवसर दिए जाएंगे। यहाँ पर आर्टिकल 16 का क्लॉज बोल रहा है कि राज्य के द्वारा नियुक्ति और रोजगार में सभी नागरिकों को अवसर की समानता दी जाएगी। अब आर्टिकल 16 के क्लॉज 2 में जाते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आर्टिकल 16 के क्लॉज 2 की तरफ। तो देखिए, आर्टिकल 16 के क्लॉज 1 में तो बोला ही गया है कि अवसर की समानता, सब भारत के नागरिकों को क्या मिलेगा, और नियुक्ति और रोजगार में अवसर की समानता होगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। तो आर्टिकल 16 का क्लॉज 2 उससे हट के नहीं है। आर्टिकल 16 के क्लॉज 1 का विस्तार ही आर्टिकल 16 का क्लॉज 2 है, लेकिन इसमें कुछ बातों को ना ध्यान में रख के जोड़ा गया है, क्योंकि बात को ये समझना होगा कि जो संविधान निर्माता थे वो बहुत ही सजग व्यक्ति थे, विवेकपूर्ण थे। उन्होंने हमेशा क्या किया, आगे का सोचा। वो जानते थे कि कहाँ पर एक बात को उन्होंने क्या सोचा कि बारीकी से लिख कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि जो हमारा समाज है ना वो कैसा है, विषमता मूलक है। यहाँ पर हर जगह पर क्या है, विषमताएं, क्षेत्रीय विषमताएं भी हैं, ठीक है। यहाँ पे परंपरा में ही विषमता है, तो यहाँ पे बहुत विषमताएं हैं, क्योंकि यहाँ की परंपराएं ही बहुत अलग अलग है, ठीक है। परंपरागत देश है हमारा, तो विषमता बहुत है। तो जहाँ पे ज़्यादा विषमता वहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा, ज़्यादा विवाद होंगे। तो इस वजह से संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि छोटी छोटी बातों को बारीकी से लिखा, क्योंकि यहाँ तक तो संविधान में आपको हमेशा मिल जाएगा कि धर्म, जाति, लिंग, प्रजाति और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आर्टिकल 16 के क्लॉज 2 में 2 बातों को और जोड़ा गया है। तो देखिए, आर्टिकल 16 का क्लॉज 2 क्या बोलता है, पहले हम उसको समझ लेते हैं। तो आर्टिकल 16 का क्लॉज 2 भी वही बात बोल रहा है कि राज्य के द्वारा, राज्य के अंतर्गत, राज्य के द्वारा मतलब समझ में आ रहा है, और राज्य के अंतर्गत, राज्य तो बता ही चुकी हूँ। तो राज्य के द्वारा, राज्य के अंतर्गत नियुक्ति एवं रोजगार में नागरिकों के साथ केवल धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग, जन्म स्थान। अब यहाँ पे 2 बात, ये तो 5 बात तो रहता ही हमेशा, धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग और जन्म स्थान। अब आगे इसमें 2 बातें और जोड़ी गई। तो क्या जोड़ी गई, निवास और अवजनन के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो आर्टिकल 16 के क्लॉज 1 में जब बोला गया था कि नागरिकों को अवसर की समानता दी जाएगी नियुक्ति और रोजगार में, तो इसका मतलब साफ था कि लिंग, जाति, प्रजाति, धर्म और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन इस बात को आगे बढ़ाते हुए, इस बात का थोड़ा विस्तार करके उन्होंने ये भी बता दिया कि देखो, निवास और अवजनन के आधार पर भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब निवास और अवजनन हुआ क्या, तो निवास समझिए, एक होता है डोमिसाइल, ठीक है। तो निवास का मतलब होता है रेजिडेंस, जहाँ पे आप हमेशा के लिए वास नहीं करते, आपका अस्थाई वास नहीं होता वहाँ पे। आज आप मान लो दिल्ली में हैं, कभी मुंबई में चले जाएंगे, तो ये क्या होगा, जहाँ आप रह रहे हो वो तो आपका निवास है, ठीक है, लेकिन वो अस्थाई रूप से नहीं है। लेकिन जहां आप अस्थाई रूप से रह रहे हो, जैसे बोलते हैं ना स्थानीय प्रमाण पत्र बनता है, तो जब अस्थाई रूप से रह रहे हो तो डोमिसाइल समझ में आया, उसको डोमिसाइल बोलते हैं। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, डोमिसाइल की बात नहीं हो रही है। मतलब कि यहाँ पे ओनली निवास की बात हो रही है, डोमिसाइल की बात नहीं हो रही है, अस्थाई निवास की बात नहीं हो रही है, अस्थाई निवास की बात हो रही है, ठीक है। तो जहाँ पे रह रहे हो, जो आपका स्थायी निवास नहीं है, वही क्या होता है, निवास होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो ये समझ में आ गया अस्थायी निवास, ठीक है।
अस्थायी निवास समझ में आ गया। अब अवजनन समझते हैं। तो अवजनन हुआ क्या? तो देखिए, संविधान निर्माताओं को ये पता था कि जैसे कि समझिए यहाँ पे बोला गया अवजनन, तो अवजनन का मतलब हो गया वंशज। तो वो जानते थे कि हमारा जो देश है, हमारा जो भारत है, वो विषमतामूलक देश है। तो यहाँ पर वंश के आधार पे भी भेदभाव चलता है। ठीक है, तो देखिए भारत में सिर्फ और सिर्फ क्या भारतीय रहे? नहीं। क्या आर्य ही रहे? नहीं। भारत में मुगल भी आए, मुगल भी आके बसे हैं। भारत में पुर्तगाली आए, ठीक है, भारत में अंग्रेज आए, तो सभी भारत में आए और भारत में बसे। तो भारत में बसे और भारत की नागरिकता भी प्राप्त करी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये ना कहा जाए कि नहीं जो भारत के हैं, जो मूल भारत के निवासी है, जो जिनके वंशज भारत के ही हैं, उन्हीं को सिर्फ ये मिलेगा। ऐसा नहीं हो अवसर की समानता। ये कहा गया है कि जो भारत के नागरिक हैं उनको मिलेगा, और अवजनन के हिसाब से भेदभाव नहीं होगा। मतलब वंशज के हिसाब से भेदभाव नहीं, उनके माता पिता कहीं के भी हो, अगर उनको भारत की नागरिकता मिल गई है तो उनको ये अवसर की समानता मिलेगी। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वो इनके वंशज पुर्तगाली थे, इनके वंशज किसी और देश के थे, इनके वंशज अंग्रेज थे, इनके वंशज मुगल थे, तो ये हम नहीं बोल सकते। पाकिस्तान का भी कोई व्यक्ति आके भारत की नागरिकता प्राप्त कर लिया तो उसके जो बच्चे होंगे उनको हम ये नहीं बोलेंगे कि आपके पिता पाकिस्तानी है तो आपको नहीं मिलेगा अवसर की समानता। तो ये चीज़ संविधान निर्माता बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, क्योंकि उनको पता था, क्योंकि वो व्यक्ति को महत्व दे रहे थे। वो जानते थे कि कहाँ पर क्या हो सकता है आगे जाकर। ठीक है, तो अवजनन के आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा, किसी के वंशज जैसे भी रहे। जैसे मैंने थोड़ा सा पहले ही राहुल गांधी का एग्जाम्पल दिया था, तो उनका क्या है, उनकी माँ क्या है, इटली की है, तो इटालियन है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको अवसर की समानता नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो क्या है, भारत के नागरिक हैं। तो जो भारत के नागरिक हैं उनको मिलेगा ये अवसर की समानता। इसीलिए आर्टिकल 16 के क्लॉज 2 में बहुत ही अच्छे तरीके से ये बात बोली गई है। अब बात को ये समझना है कि देखिए, अब बार बार हम बोल रहे हैं राज्य के द्वारा, राज्य के द्वारा, राज्य के द्वारा, लेकिन एक बार भी मैंने ये नहीं बोला कि निजी क्षेत्र में, क्योंकि जब मैंने राज्य की परिभाषा दी थी तो मैंने एक और चीज़ बोला था कि राज्य के दायरे में उच्चतम न्यायालय ने बोला है कि राज्य के दायरे में वे लोग भी आएंगे जो निजी संस्था है और सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रही है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की बात ये है कि जो भी निजी क्षेत्र के हैं उनमें ये लागू नहीं हो रहा है, अवसर की समानता का नियम लागू नहीं हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय सरकार, संसद, भारतीय संस्थाएं, भारतीय सेवाएं, राज्य की सेवाएं, ठीक है, राज्य की सेवाएं, केंद्र की सेवाएं, राज्य की सेवाएं, केंद्र की सेवाएं, समझ रहे, जो भी सरकारी नौकरियां हमारी निकलती हैं, जो भी स्टेट की सरकारी नौकरियां निकलती हैं, ठीक है, तो उसमें दिया जाएगा। नियुक्ति और रोजगार में भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके आधार पर? लिंग, जाति, प्रजाति, धर्म और जन्म स्थान के आधार पर। साथ ही क्या जोड़ा गया? निवास और अवजनन के आधार पर, मतलब वंशज के आधार पर। ठीक है, तो अब बात को ये समझना है कि देखो ऐसा हुआ क्यों संविधान निर्माता ये नहीं समझ पाए कि भाई आगे जाकर निजीकरण भी होगा। ठीक है, तो देखिए संविधान निर्माता उतना दूर तक नहीं सोचे, क्योंकि जब आज़ाद हुआ हमारा देश तो हमारे देश में ना सरकारी संस्थाएं ही थी, और उनका जो सोच था वो उतना नहीं सोच पाया, क्योंकि देखिए 1991 के बाद उदारीकरण, भूमंडलीकरण हुआ। अब देखिए आज भी तो क्या हो, निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं ये सब, इनका विकास होने लगा। ठीक है, तो आज आप देखोगे एयर इंडिया, अब तो जितनी सरकारी कंपनियां भी हैं वो भी किस में कन्वर्ट कर रही है? निजी में, प्राइवेट में बदल रही हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर उसको खरीद ले रहा है। तो देखिए जैसे कि एयर इंडिया को किसने खरीदा? टाटा ने खरीदा, तो टाटा पे ये बात लागू नहीं होगा। ठीक है, टाटा पे ये बात आप लागू नहीं करेंगे कि भाई अवसर की समानता दो, ठीक है, क्योंकि उस पर नहीं होगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी बोला है कि प्राइवेट क्षेत्र में भी ये लागू करना चाहिए, लेकिन ये अब विवाद का विषय चैलेंजिंग है। ठीक है, इसमें भी चैलेंज है। तो ये चीज तो आप समझ गए कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सरकारी क्षेत्र की बात हो रही है, राज्य के द्वारा की बात हो रही है। जो राज्य के क्षेत्र में, मतलब राज्य का क्षेत्र मतलब सरकार, भारतीय सरकार, राज्य की सरकार। ठीक है, तो राज्य की सरकार और भारतीय सरकार समझ जाइए।
तो उस पे ये लागू होगा, ना कि किसी निजी क्षेत्र पे। तो आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 क्या बोला कि राज्य के द्वारा किसी भी नागरिक नियुक्ति और रोजगार में, राज्य के द्वारा नियुक्ति और रोजगार में किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होगा, सबको अवसर की समानता मिलेगी। और आर्टिकल 16 के क्लॉज 2 में क्या किया, उसी का विस्तार कहते हुए कहा कि अवसर की समानता सबको मिलेगी, लेकिन सिर्फ जाति, धर्म, लिंग, प्रजाति और जन्म स्थान पे भेदभाव नहीं होगा, ऐसा नहीं है। निवास और अवजनन के आधार पर भी उनके साथ भेदभाव नहीं होगा। तो आई थिंक आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कल मिलेंगे आर्टिकल 16 के क्लॉज 3 के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।